हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज वेरी फाइन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट? चलिए, तो आज क्या करने वाले हैं? आज हम एक प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं, राइट, ऑन द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, ओके? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है आपको ना एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें ना एक ब्लैंक दिया गया है, ठीक है? इनफैक्ट दो ब्लैंक्स दिए गए हैं। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो इस ब्लैंक में फिट आ सकते हैं, राइट? चलिए देख लेते हैं। लिखा है वी डिसाइडेड टू मीट डैश द इवनिंग डैश सैटरडे। कहता है हमने मिलने का डिसाइड किया, कब? इवनिंग में, कब? शाम में, कब? सैटरडे को, ठीक है? तो आपको यहाँ पर प्रीपोजिशंस बनने हैं, ठीक है? अब क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए लिखा है वी डिसाइडेड टू मीट ऑन द इवनिंग ऑफ सैटरडे, ठीक है? क्या होता है जब हम इवनिंग, मॉर्निंग ये इनकी बात करते हैं, तब हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? तब हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं इन, ठीक है? तो कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए था यहाँ पर? इन। जैसे शी कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग, ठीक है? कब कॉल किया? मॉर्निंग में, ना कि ऑन द मॉर्निंग। शी कॉल्ड मी ऑन द मॉर्निंग, इट इज रॉन्ग। शी कॉल्ड मी इन द मॉर्निंग। तो इसके आगे कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए था? हमारा इन, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, इसमें लिखा है इन। यस, बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट लिखा है डैश सैटरडे। अब क्या होता है जब भी आपके डेज होते हैं ना, मंडे, ट्यूसडे, डेज ऑफ द वीक, बर्थडे, कोई स्पेशल डे है, 18 मार्च, तो हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? उसमें हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं ऑन, ठीक है? जैसे माय बर्थडे इज ऑन सैटरडे, कौन सा प्रपोजिशन यूज किया है हमने? ऑन, राइट? या फिर द मैच विल स्टार्ट ऑन मंडे। मैच कब स्टार्ट होगा? मैच मंडे को स्टार्ट होगा। तो आपने डेज के आगे कौन सा प्रपोजिशन यूज किया? ऑन प्रपोजिशन यूज किया। तो यहाँ इस ब्लैंक में हमारा कौन सा प्रपोजिशन आना चाहिए था? ऑन। इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, राइट? ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑलरेडी रॉन्ग था। ऑप्शन नंबर सी एट और ऑन रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी दैट इज इन और ऑन। क्योंकि फर्स्ट ब्लैंक में हमने क्या देखा? फर्स्ट ब्लैंक में कौन सा प्रीपोजिशन आना चाहिए था? इन। एंड सेकंड ब्लैंक में हमारा प्रीपोजिशन आना चाहिए था ऑन, राइट? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी दैट इज इन और ऑन। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड दैट मेक्स द सेंटेंस मोस्ट मीनिंगफुल। ओके, कहता है आपको एक सेंटेंस दिया गया है और उसमें एक ब्लैंक दिया गया है, राइट? आपको चार ऑप्शन में से चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो इस ब्लैंक पे अगर हम फिट करेंगे तो सेंटेंस हमें करेक्ट मीनिंग देगा, ठीक है? लिखा है व्हाट डू यू मेक डैश ऑल दिस। कहता है तुम इस सबसे क्या समझते हो, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए है टू, ऑप्शन नंबर बी है ऑफ, ऑप्शन नंबर सी है बाय एंड ऑप्शन नंबर डी है फोर, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी है हमारा फोर, ओके। तो ये ना एक फ्रेजल वर्ब का क्वेश्चन है, राइट? तो फ्रेजल वर्ब क्या होती है? फ्रेजल वर्ब में आपकी जैसे जैसे हमें दिख रही होती है, जैसे जैसे मेक है तो इसका सब मेक कुछ बनाने से नहीं होगा। इसका जो मीनिंग होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, बट डू यू मेक डैश ऑल दिस। मेक टू नहीं आएगा, मेक बाय नहीं आएगा, मेक फॉर नहीं आएगा। यहाँ पर करेक्ट क्या होगा हमारा? मेक ऑफ। क्योंकि मेक ऑफ का मीनिंग क्या होता है? मेक ऑफ का मीनिंग होता है टू अंडरस्टैंड, ठीक है? समझना। तो कहता है आप इस सब से क्या समझते हो? तो मेक के बाद क्या आना चाहिए था? मेक के बाद आएगा आपका अगर ऑफ, तो ही ये हमारा सेंटेंस मीनिंग देगा, तो ये मीनिंगफुल होगा। अदरवाइज बाकी के ऑप्शंस यहाँ पर फिट नहीं हो सकते। बाकी के ऑप्शंस इसीलिए इस वजह से यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी दैट इज ऑफ। आई होप समझ आया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यूज मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्लीज सेलेक्ट द सेंटेंस दैट मेक्स द एक्यूरेट यूज ऑफ द वर्ड डिफ्यूज। कहता है आपको चार ऑप्शन दे गए हैं, चार सेंटेंस दे गए हैं, ठीक है। आपको वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें ये वर्ड डिफ्यूज आपका करेक्टली यूज हुआ होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। डिफ्यूज का मतलब क्या होता है? डिफ्यूज का मतलब होता है फैलना, स्कैटर हो जाना, ठीक है। चलिए लिखा है ही वॉज मॉडेस्ट एंड डिफ्यूज अबाउट हिज ओन सक्सेस। कहता है वो मॉडेस्ट है। मॉडेस्ट क्या होता है? मॉडेस्ट होता है ज्यादा शो ऑफ ना करना, मॉडेस्ट रहना, ठीक है। तो कहता है वो मॉडेस्ट है और डिफ्यूज है उसकी सक्सेस को लेकर। तो कहना ही से कि डिफ्यूज का यूज यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए इसकी वजह से चलो हमारा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पर डिफ्यूज का जो यूजेस है वो करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है the problem is how to diffuse power without creating anarchy। कहता है कि प्रॉब्लम है कि जो पावर है उसको डिफ्यूज कैसे किया जाए। डिफ्यूज का मतलब क्या बोला मैंने कि तेजी से फैलना, मतलब फैलना, ठीक है। तो कहना है इसे कि पावर फैलने की तो कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। पावर फैलाते तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसकी वजह से रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड है टेक्नोलॉजीज डिफ्यूज क्विकली। क्या मतलब है कि जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत तेजी से फैलती है, बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। कहना इसे कि यहाँ पर बिल्कुल करेक्टली यूज हो रहा है कि हाँ टेक्नोलॉजी तो स्कैटर होती है, बहुत तेजी से फैलती है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखते हैं ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। द मून वॉज फुलर देन द नाइट बिफोर। कहता है जो मून था, जो चांद था, वो पिछली रात से ज्यादा बेग था। बट द लाइट वॉज डिफ्यूज बाय क्लाउड। कहता है जो लाइट थी वो डिफ्यूज हो गई, वो तेजी से फैल गई क्लाउड की वजह से। कहना है कि यहाँ पर भी एकदम रॉन्ग यूजेस है डिफ्यूज का। कहाँ पर करेक्टली यूज हुआ है? करेक्टली यूज हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, दैट इज टेक्नोलॉजीज डिफ्यूज क्विकली। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डज नॉट गो टुगेदर। क्या लिखा है? डज नॉट गो टुगेदर। आपको क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ने हैं कि आखिर आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्या लिखा है कि कहता है आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि करेक्टली जहां जिसका यूजेस नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, राइट। चलिए क्या है, आपको फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो फ्रेजल वर्ब है इसका मीनिंग सेम दिया भी गया है यहाँ पर या नहीं दिया गया है, ठीक है। पहला चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का क्या मीनिंग दिया है? टू एंटर अ बिल्डिंग बाय फोर्स, ठीक है। किसी बिल्डिंग में एंटर करना फोर्स के साथ, ठीक है। फोर्स के साथ मतलब ऐसे नहीं तेजी से, कैसे फोर्स मतलब जबरदस्ती। तो यहाँ पर क्या है, ब्रेक इनटू का मीनिंग बिल्कुल करेक्ट है, यही मीनिंग होता है ब्रेक इनटू का। अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहूँ तो द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस लास्ट नाइट, ठीक है। जो चोर था वो कैसे वो फोर्सफुली घर में घुस गया। तो क्या होगा? करेक्ट मतलब करेक्ट यूज है ब्रेक इनटू का यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का क्या मीनिंग होता है? ऑफ कहना इससे कि ऑफ हमेशा ऑफ का जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव में होता है। ऑफ क्या होता है? सेपरेशन के लिए यूज होता है। तो ब्रेक ऑफ का यहाँ पर मीनिंग दिया है टू ब्रेक अ पीस फ्रॉम समथिंग। किसी चीज से कोई पीस अलग कर देना। सॉरी स्टूडेंट्स। तो कहने से कि बिल्कुल करेक्टली यूज हुआ है यहाँ पर ब्रेक ऑफ का। ब्रेक ऑफ का मीनिंग क्या होता है? टू ब्रेक अ पीस फ्रॉम समथिंग। तो यस यहाँ पर ब्रेक ऑफ का मीनिंग हमारा करेक्टली यूज हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। ए भी रॉन्ग हो जाएगा, बी भी रॉन्ग हो जाएगा। सी है ब्रेक आउट ऑफ। ब्रेक आउट ऑफ क्या होता है? टू एस्केप फ्रॉम समवेयर, कहीं से बच के निकल जाना। फॉर एग्जाम्पल मिस रीना ब्रेक आउट ऑफ द विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। जो मिस रीना थी उन्होंने क्या करा? जो विशियस जो साइकिल थी पॉवर्टी का उससे एस्केप कर लिया, उससे बच गई वो, ठीक है। तो यस ऑप्शन नंबर सी भी हमारा करेक्टली यूज हुआ है, तो यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो जाएगा।
डी देखते हैं ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक थ्रू का मीनिंग होता है टू बी सक्सेसफुल। यूज करते ना हम ये इस ये इस डिस्कवरी में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। ब्रेक थ्रू मतलब सक्सेस है, एक बहुत बड़ी सक्सेस है। तो ब्रेक थ्रू का यहाँ पर मीनिंग क्या दिया गया है? टू बिकम वेरी अपसेट, जो कि हो जाएगा हमारा रॉन्ग, क्योंकि ब्रेक थ्रू का मीनिंग क्या होता है? टू बी टू गेट सक्सेस, टू बी सक्सेसफुल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों करेक्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमें वो वाला कॉम्बिनेशन बताना था जो रॉन्ग है, राइट? तो आई होप समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम और फ्रेजेस। आपको एक इडियम दिया गया है, कहता है कि इसका आपको अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है कि इस इडियम का, इस फ्रेज का अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है। ठीक है, देख लेते हैं। कहता है बी ओवर द हिल, ये हिल है, कहता है हिल के ओवर, बी ओवर द हिल, इसका क्या मीनिंग होता है? लिखा है टू बी ऑन माउंटेन टॉप, की एक माउंटेन के टॉप पे खड़ा होना। बी टू ट्रैवल इन अ जंगल, किसी जंगल के अंदर ट्रैवल करना। सी लिखा है टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स, कि बहुत ही आप बूढ़े हो गए हो कुछ चीजें करने के लिए। और डी है टू डू समथिंग इन द मोस्ट कंप्लीट वे, कहता है कोई चीज करना कैसे? पूरी कंप्लीट तरीके से। तो इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा? इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स। अब क्यों? क्योंकि जो इडियम्स और फ्रेजेस होते हैं उनके मीनिंग्स हमेशा फिक्स रहते हैं, राइट? ये चेंज नहीं होते हैं। तो टू बी ओवर द हिल, इसका, इस इडियम का क्या मीनिंग होता है? टू बी टू ओल्ड टू डू थिंग्स, राइट? आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है इडियम और फ्रेजेस का। कहता है कि आपको एक इडियम दी गई है, राइट? और आपको इसका एकदम अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है चार ऑप्शंस में से कि कौन सा ऑप्शन है जो कि एकदम करेक्ट मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। लिखा है ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। डिस्गाइज क्या होता है? डिस्गाइज होता है बहरूपिया। कहते हैं कि आ, वो एक स्टोरी हम बचपन में पढ़ते थे, शीप वाली, कि शीप रहती है और एक जो भेड़िया रहता है वो भी किसकी खाल पहन लेता है? शीप की खाल पहन के उनके बीच में घुस जाता है। तो ये क्या कर लेता है? डिस्गाइज कर लेता है ना? ये स्टोरी पढ़ते थे बचपन में। तो डिस्गाइज क्या होता है? यही होता है। तो अब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसका मीनिंग क्या होता है? ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मीनिंग होता है कि कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स होना, कुछ बुरे इवेंट्स होना जो कि आपको बाद में लगे कि, जो कि आपको पता चले कि बाद में कि अच्छे के लिए ही हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, मैं कार चलाना सीख रही थी, राइट? और कार चलाते चलाते सीखने में कार चलाते सीखने में मुझे फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग में कुछ बुरा हो गया मेरे साथ, तो मैं सोचू ये बुरा हो गया, बट एटलीस्ट उसने मुझे सिखाया कि नेक्स्ट टाइम पे मुझे ये गलती नहीं करनी है। तो क्या था? इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, राइट? तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मीनिंग हमने पढ़ा। क्या होता है कि एक अनफॉर्चुनेट इवेंट जो कि बाद में क्या हो, अच्छा हो। तो लिखा है समथिंग बैड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड, कहता है कुछ बुरा जो कि आप पहचान नहीं पाए। नहीं, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। बी है समथिंग गुड दैट इजंट रिकॉग्नाइज्ड इनिशियली। यस, यही पढ़ा। कुछ अच्छा जो कि हमने स्टार्टिंग में रिकॉग्नाइज नहीं करा, जो कि हमें स्टार्टिंग में तो बुरा लग रहा था लेकिन एट द एंड था क्या? वो अच्छा था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है आपको एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है? उसमें एक ब्लैंक है, आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि इस ब्लैंक में करेक्टली फिल हो सकता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। लिखा है आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट सो प्लीज डैश। कहता है मैं तुम्हें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं तो प्लीज डैश।
ऑप्शन नंबर ए है लिसन केयरफुली, ठीक है। बी है लिसन केयरफुल। कैन आई से कि लिसन केयरफुल यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, लिसन के बाद यहाँ हमें चाहिए होगा एक एडवर्ब, राइट। तो एडवर्ब तो ये है नहीं। थर्ड है प्लीज लिसन। कैन आई से कि वो हमें यहाँ पर एक एडवर्ब की भी जरूरत है, तो इसकी वजह से ओनली लिसन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। डी है लिसनिंग, सो प्लीज लिसनिंग। यहाँ पर हमें V1 प्लस ING की कोई नीड नहीं थी, हमें बी फॉर्म ऑफ वर्ब भी नहीं दे रही थी, तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। करेक्ट कौन सा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लिसन केयरफुली। ठीक है, कि मैं तुम्हें बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुनो। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा। करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लिसन केयरफुली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही, ओके सॉरी, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट करेक्ट्स द अंडरलाइन वर्ड। कहता है आपको एक सेंटेंस दिया गया है और आपको बताना है कि इनमें से, इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि इसको रिप्लेस कर सकता है, राइट। चलिए पढ़ लेते हैं। ही वॉज काइंड हार्टेड एंड ग्रेगरियस, एवरीवन लाइक्ड हिम। तो कहना है किसका क्वेश्चन है? ये हमारा पंक्चुएशन का क्वेश्चन है, कि हमें बताना है कि यहाँ पर जो पंक्चुएशन यूज हो रही है, दैट इज कॉमा, क्या वो करेक्टली यूज हो रखा है या उसका यूज करेक्ट नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। लिखा है ही वॉज काइंड हार्टेड एंड ग्रेगेरियस, वो बहुत ही काइंड हार्टेड था, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड था, अच्छे दिल का था, और ग्रेगेरियस था। ग्रेगेरियस क्या होता है? हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। ग्रेगेरियस का मीनिंग होता है सोशल आउटगोइंग पर्सन, हर कोई उसे पसंद करता था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, राइट। तो जब भी हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ते हैं आपस में, हम किसका यूज करते हैं? उस केस में हम यूज करते हैं सेमी कॉलन का। किसका यूज करते हैं? सेमी कॉलन का। ठीक है, कॉमा का यूज करते हैं हम। कॉमा दिया है यहाँ पर, कॉमा का यूज करते हैं जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। कब? जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं, उस केस में हम कॉमा यूज करते हैं। ठीक है, डैश है, डैश दिया गया है हमारे ऑप्शन नंबर बी में, राइट। तो डैश की वजह से रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डैश हम यूज करते हैं टू सेट अपार्ट, ठीक है, दूर करने के लिए, तो सेट अपार्ट क्लॉजेस। ठीक है, और कॉलन दिया गया है हमारा ऑप्शन नंबर सी में, तो कॉलन क्यों रॉन्ग हो जाएगा? कॉलन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि कॉलन यूज होता है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में यूज होता है, बट तब जो सेकंड वाला क्लॉज है, ये फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन करे, उसको इलस्ट्रेट करे, तब हम कॉलन का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो बस दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दिए गए हैं, तो किससे ज्वाइन होगा? ये हमारे सेमी कॉलन से ज्वाइन होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर हमने देखा कि कॉमा क्यों गलत है और डैश क्यों गलत है और कॉलन क्यों गलत हो गया। ठीक है, नो चेंज, रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। कहता है आपको एक वर्ड दिया गया है, आपको उसका अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम्स होते हैं ऐसे वर्ड्स जो गिवन वर्ड का हमें सिमिलर मीनिंग दे, राइट। लिखा है होड। होड का मीनिंग क्या होता है? होड का मीनिंग होता है स्टॉक कर लेना, कलेक्शन करना। फॉर एग्जाम्पल, जब मान लीजिए अगर मार्केट में प्याज महंगे हो गए, तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ डीलर्स क्या करते हैं, प्याज को होल्ड कर लेते हैं। होल्ड मतलब स्टॉक कर लेते हैं, उसको मार्केट में नहीं आने देते, राइट। तो प्याज को होल्ड कर लेते हैं। होल्ड क्या क्या मीनिंग होता है होल्ड का? होल्ड का मीनिंग होता है स्टॉक, कलेक्शन, राइट। चलिए, तो हमें सिमिलर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है डिस्ट्रॉय। नहीं, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह कर देना, तहस नहस कर देना। तो डिस्ट्रॉय का मीनिंग तो यहाँ पर कहीं दूर दूर तक फिट नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर बी है हाइड। हाइड का मीनिंग क्या होता है? हाइड का मीनिंग होता है छुपाना, तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। सी लिखा है स्टोर। यस, यही पढ़ा हमने होड का मीनिंग। होड का मीनिंग क्या पढ़ा? स्टोर। तो करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टोर। और डी दिया है डिवाइड। डिवाइड क्या होता है? चीजों को बंटवारा करना, बांट देना।
ऑप्शन नंबर डी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। कहता है आपको एक सेंटेंस दिया गया है, ठीक है, किसमें है ये सेंटेंस? पैसिव वॉइस में। ठीक है, आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो इसको एक्टिव वॉइस में करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। लिखा है द चाइल्ड वॉज बींग लाफ्ड एट बाय द रूममेट्स। कहता है जो बच्चा है उस पर हंसा जा रहा था उसके रूममेट्स के द्वारा। ठीक है, तो वॉज लिखा है प्लस बीइंग लिखा है प्लस V3 लिखा है, तो कहना ही से कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। यस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो यहाँ पर रूममेट्स दिया गया है, रूममेट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? रूममेट्स हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, राइट। चलिए ऑप्शन नंबर ए, द रूममेट्स वुड लाफ एट द चाइल्ड। नो, वुड यहाँ पर हमें वुड की नीड नहीं है, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है द रूममेट्स लाफ्ड एट द चाइल्ड। कह रहा है से कि ये तो हमारा सिंपल पास्ट में चला गया है, सिंपल पास्ट में नहीं, हमें सेंटेंस चाहिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है द रूममेट्स वर लाफिंग एट द चाइल्ड। कह रहा है से कि ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो रूममेट्स, ये देखो सेंटेंस हमारा किस में जा रहा है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी क्यों रॉन्ग हो जाएगा? द रूममेट्स आर लाफिंग एट द चाइल्ड। कहना है से कि ये जो ऑप्शन है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, जबकि हमें क्या किसमें चाहिए था? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द सेंटेंस दैट इज नॉट पंक्चुएटेड करेक्टली। क्या बताना है आपको? आपको वो वाला सेंटेंस चूज करना है जिसमें जो करेक्टली पंक्चुएटेड नहीं है, मतलब जिसमें आपको करेक्ट वाला नहीं बताना कि जिसमें पंक्चुएशन करेक्टली यूज हो, आपको बताना है जिसमें पंक्चुएशन करेक्टली यूज नहीं हो रखी है। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए, इट वॉज अ लॉन्ग डल एंड टायरसम जर्नी। कहते हैं ये बहुत ही लंबी, डल मतलब बोरिंग और टायरसम मतलब बहुत ही टायरिंग, थकान भरी जर्नी थी, बहुत ही थकान भरी यात्रा थी। तो देखो इट वॉज अ लॉन्ग, कॉमा लॉन्ग थी, कॉमा सही से यूज हुआ है, डल थी और कैसी थी? टायरसम जर्नी थी। फुल स्टॉप भी करेक्टली यूज हुआ है। यस, ऑप्शन नंबर ए में पंक्चुएशन एकदम करेक्टली यूज हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए तो एलिमिनेट हो जाएगा। बी है लीला's फादर राहुल वॉज अ मैन ऑफ प्रोफाउंड टेम्परामेंट। ठीक है, लीला के फादर जो राहुल है वो कैसे? प्रोफाउंड मतलब डीप टेम्परामेंट के आदमी है। अब देखो जब भी हम किसी की बात करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल राम्स ब्रदर सोहन, ठीक है, तो आप क्योंकि यहाँ पर लीला के फादर की बात कर रहे हो, तो हमें यहाँ पर क्या क्या नेसेसरी था? यहाँ पर एक कॉमा जरूरी था। लीला's फादर कौन, किसके बारे में बात कर रहे हैं? राहुल। कैसे आदमी है? वॉज अ मैन ऑफ प्रोफाउंड टेम्परामेंट। यहाँ पर भी कॉमा आना चाहिए था, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर लीला के फादर की बात करो कि लीला के फादर कौन? राहुल, तो लीला's फादर कॉमा राहुल कॉमा वॉज अ मैन ऑफ प्रोफाउंड टेम्परामेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाता, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एरर है। सी देख लेते हैं, कम इनटू द गार्डन मॉड। यहाँ पर देखो नाम का क्या हमने कॉमा लगाया है, क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली किसकी बात कर रहे हो? मॉड की बात कर रहे हो। कम इनटू द गार्डन मॉड, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। डी देखो, बी क्यों रॉन्ग था? देखो डी से पढ़ के आपको समझ आ जाएगा। द एसे राइटर्स कौन? whose work consisted short moral precepts carved the literary sensibility of the age। देखो कॉमा हमने बिल्कुल करेक्टली यूज किया है, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। रॉन्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है, तो इसकी वजह से ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। कहता है आपको एक सेंटेंस दिया गया है डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है,
आपको उसे किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। लिखा है हाउ ब्यूटीफुल शी इज, सेड बेटी। कहते हैं बेटी ने बोला कि वो कितनी ब्यूटीफुल है। ठीक है, और फिर लगा है एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। कैन आई से कि यहाँ पर क्या है, सेंटेंस में हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क हुआ है। तो हम ये क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पर जॉय शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पर शो हो रहा है जॉय, कि बेटी ने क्या बोला कि वह कितनी ब्यूटीफुल है। ठीक है, बेटी एक्सक्लेम्ड विद जॉय शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, देखो जो आपके इन्वर्टेड कॉमास होते हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, वो चेंज हो जाते हैं दैट में, और यहाँ पर तो दैट ही नहीं दिया गया है, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बी देखते हैं। बेटी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया। यस, बिल्कुल करेक्ट है। कैन आई से कि बिल्कुल करेक्ट है। बेटी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दैट भी करेक्टली यूज हुआ है। शी वाज वेरी ब्यूटीफुल, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं, बाकी के ऑप्शंस क्यों रॉन्ग है। लिखा है बेटी एक्सक्लेम्ड विद जॉय हाउ ब्यूटीफुल शी वाज। कैन आई से कि इस आपने यहाँ पर हाउ ब्यूटीफुल शी वाज नहीं आना चाहिए था, आना चाहिए था शी वाज वेरी ब्यूटीफुल। इसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, राइट, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो ना, आप तो स्टेटमेंट दे रहे हो, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग हो गया। डी है बेटी एक्सक्लेम्ड विद जॉय हाउ ब्यूटीफुल शी इज। देखा, इसमें भी सेम हमारी एरर है, इसमें भी सेम एरर है, और यहाँ पर तो इज दिया गया है, राइट, तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो। आपको एक वर्ड दिया गया है, उसका आपको सिनोनिम बताना है। ठीक है, लिखा है बैफल। बैफल का मीनिंग क्या होता है, बैफल का मीनिंग होता है कंफ्यूज, कंफ्यूज, फ्रस्ट्रेट। क्या होता है बैफल का मीनिंग, कंफ्यूज, फ्रस्ट्रेट। फॉर एग्जाम्पल द डायरेक्शन बैफल्ड मी, मतलब जो डायरेक्शन थी उसने मुझे बैफल कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है इंसल्ट। इंसल्ट होता है किसी की बेइज्जती कर देना, तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। डी है डिफेम। डिफेम होता है किसी को बदनाम कर देना, ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। सी है हंगर। हंगर होता है भूख, तो ऑप्शन नंबर डी भी सॉरी सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। डी लिखा है फ्रस्ट्रेट। यस, फ्रस्ट्रेट करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बैफल का मीनिंग क्या होता है, कंफ्यूज, फ्रस्ट्रेट, राइट, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिलेक्ट सूटेबल आर्टिकल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। कहता है आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको आर्टिकल्स फिल करने हैं उसमें। किसका क्वेश्चन नहीं है, आपके आर्टिकल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। लिखा है विच न्यूज़पेपर शैल आई बाय, डैश इंडिपेंडेंट और डैश हेराल्ड। कहता है मुझे कौन सा न्यूज़पेपर खरीदना चाहिए, इंडिपेंडेंट या फिर हेराल्ड, तो इसके आगे हम कौन सा आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, कैन आई से कि ये इंडिपेंडेंट और हेराल्ड हमारी दोनों प्रॉपर नाउन है। यस, पर्टिकुलर नाउन है, प्रॉपर नाउन है, किसी भी प्रॉपर चीज का नाम है तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो जब भी आप प्रॉपर नाउन होती है, प्रॉपर नाउन के आगे आप कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, आप आर्टिकल यूज करते हैं द, क्योंकि आप फेमस बिल्डिंग हो गई, अगर फेमस म्यूजियम हो गए, फेमस वर्क्स हो गए, या कोई स्पेसिफिक बिल्डिंग का आप नाम बोल रहे हो, तो उस केस में आप द यूज करते हैं, राइट। चलिए, तो विच न्यूज़पेपर शैल आई बाय, यहाँ पर नो आर्टिकल नहीं, नो आर्टिकल तो नहीं होगा, हमें आर्टिकल की नीड है। द इंडिपेंडेंट और अ हेराल्ड नो, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमें कौन सा आर्टिकल चाहिए, आर्टिकल द। ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द इंडिपेंडेंट और द हेराल्ड, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फिल इन द ब्लैंक विद अ सूटेबल आर्टिकल। ये भी हमारा एक आर्टिकल का क्वेश्चन है। लिखा है यू शुड गो टू डैश साइंस म्यूजियम, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। कहता है तुम्हें साइंस म्यूजियम जाना चाहिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट। कह रहे थे कि अभी मैंने आपको सेम चीज पढ़ाई कि जब भी आप किसी स्पेसिफिक वर्क की, स्पेसिफिक म्यूजियम के, स्पेसिफिक बिल्डिंग की बात कर रहे हो तो उस केस में आप कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं? आप आर्टिकल यूज करते हैं, आर्टिकल द। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कहता है आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको उसमें एक ब्लैंक दिया गया है। चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन है, कौन सा एडजेक्टिव है जो इस गिवन ब्लैंक में फिल हो सकता है। तो ये किसका क्वेश्चन है? आपके एडजेक्टिव्स का क्वेश्चन है। लिखा है इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू सेलेक्ट द टीम इन स्लैश एंड डैश वे। कहता है ये बहुत ही जरूरी है आप टीम को कैसे सिलेक्ट करो। फर्स्ट है कन्वीनियंट। कन्वीनियंट क्या होता है? कन्वीनियंट होता है सुटेबल, ठीक है, कन्वीनियंट वे में। ऑप्शन नंबर बी है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट की मीनिंग होता है कंप्लीट। सी है चैलेंजिंग। चैलेंजिंग का क्या मीनिंग होता है? डिमांडिंग। और ऑप्शन नंबर डी है फेयर। फेयर होता है जस्टिफाइबल, राइट, इक्विटेबल। तो इसमें करेक्टली कौन सा यूज होगा? करेक्टली कहना इसे कि इसमें करेक्ट यूजेस होगा फेयर का, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। बाकी के ऑप्शन क्या होंगे? यहाँ पर फिट नहीं हो रहे। सारे हमारे एडजेक्टिव्स हैं, ये सारे ऑप्शंस हमारे एडजेक्टिव्स हैं बस, बट इनमें से करेक्ट फिल कौन सा हो रहा है? फेयर हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको इसमें ब्लैंक दिया गया है, चार ऑप्शन, आपकी कंजंक्शन का ये क्वेश्चन है। बताइए आपको इसमें कौन सा कंजंक्शन फिट आएगा, राइट। लिखा है स्विच ऑफ द एयर कंडीशनर डैश यू विल कैच कोल्ड। कहता है जो एयर कंडीशनर है, एसी आप बंद कर दीजिए, नहीं तो क्या आपको ठंड लग जाएगी, राइट। ऑप्शन नंबर ए है और, ऑप्शन नंबर बी है बट, ऑप्शन नंबर सी है एंड, ऑप्शन नंबर डी है सो। और का यूज करते हैं हम किस कंडीशन के लिए? अदरवाइज के लिए। किसके लिए? अदरवाइज के लिए। बट का यूजेस करते हैं हम टू शो कॉन्ट्रास्ट। एंड का यूज करते हैं हम टू ज्वाइन। और सो का यूज करते हैं हम देयरफॉर के केस में। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज इल सो शी कुडंट कम टू द पार्टी। तो क्या शो करा हमने? देयरफॉर, कि वो बीमार थी इसी वजह से पार्टी में नहीं आ पाई। तो करेक्ट कौन सा यूज होगा इन चारों ऑप्शंस में से? कहना है से कि यूज होगा ए का, दैट इज और, कि आप एयर कंडीशन बंद कर दीजिए अदरवाइज तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज और। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल कंजंक्शन। कहता है आपको एक ब्लैंक दिया गया है, आपको उसमें कंजंक्शन फिल करनी है। कहता है शी वॉक्ड केयरफुली डैश शी शुड स्लिप। कहता है वो केयरफुली चली, केयरफुली मतलब बहुत ही ध्यान से चली, शी शुड स्लिप कि वो स्लिप ना हो जाए, राइट। ऑप्शन नंबर ए है लेस्ट, सॉरी दैट, ऑप्शन नंबर बी है लेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है इन ऑर्डर, डी है सो दैट, ठीक है। अब देखो लेस्ट का मीनिंग क्या होता है? लेस्ट का मीनिंग होता है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी पॉसिबिलिटी, कि कोई पॉसिबिलिटी को प्रिवेंट करना हो तब आप यूज करते हो लेस्ट। देखो अब ऑप्शन नंबर ए चेक कर लेते हैं। शी वॉक्ड केयरफुली, वो केयरफुल चली, दैट ताकि वो गिर जाए। बी है लेस्ट, शी वॉक केयरफुली ताकि पॉसिबिलिटी हो कि वो पॉसिबिलिटी ना हो कि वो गिर जाए। सी है इन ऑर्डर और डी है सो दैट। कहना है कि इसमें करेक्ट यूजेस हमारा लेस्ट का होगा, तो करेक्ट क्या हो जाएगा? हमारा लेस्ट हो जाएगा, बाकी के ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द लिस्ट गिवन। कहता है आपको एक सेंटेंस दिया गया है, आपको उसे कंप्लीट करना है एक फ्रेजल वर्ब से, ठीक है। देख लेते हैं। प्लीज डैश योर सॉक्स बिफोर यू एंटर द रूम। कहता है प्लीज अपने सॉक्स डैश बिफोर, कमरे से में घुसने से पहले अपने सॉक्स
को क्या? ये ऑप्शन दिया है टेक ऑफ। टेक ऑफ का मीनिंग होता है रिमूव, ठीक है, ओके। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मीनिंग होता है टू कैंसल, ठीक है, कैंसिल कर देना। सी है गो थ्रू। गो थ्रू का मीनिंग होता है हमारा, गो थ्रू का मीनिंग होता है सक्सेसफुल के सेंस में यूज करते हैं, और कॉल इन का मीनिंग होता है टू कॉल समवन, ठीक है। आई कॉल्ड इन टू चेक, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कैन आई से किस ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि प्लीज टेक ऑफ योर सॉक्स, प्लीज रिमूव योर सॉक्स बिफोर यू एंटर। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टेक ऑफ, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। सेम क्वेश्चन है, फ्रेजल वर्ब का आपका क्वेश्चन है। चलिए चेक कर लेते हैं। लिखा है द एम्प्लॉइज डैश स्ट्राइक, कहता है जो एम्प्लॉइज है उन्होंने स्ट्राइक को क्या? अभी हमने यही फ्रेजल वर्ब पढ़ी, टेक ऑफ। टेक ऑफ का मीनिंग क्या होता है? टू रिमूव समथिंग। कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ का मीनिंग पढ़ा हमने टू कैंसल। गो थ्रू, कॉल इन, हमने से सब पढ़ा। इसमें कौन सा फिट हो सकता है? कैन आई से इसमें कॉल्ड ऑफ बिल्कुल करेक्टली फिल हो जाएगा कि जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने जो स्ट्राइक थी, स्ट्राइक होता है, स्ट्राइक जो एम्प्लॉयज होते हैं यूनियन स्ट्राइक पे जाती है, तो उन्होंने स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्टली फिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द मोस्ट सुटेबल पैसिव वॉइस कन्वर्जन ऑफ द गिवन सेंटेंस। कहता है आपको एक सेंटेंस दिया गया है एक्टिव वॉइस में, आपको उसे कन्वर्ट करना है किसमें? पैसिव वॉइस में, ठीक है। चलिए लिखा है नोबडी कैन प्रिडिक्ट फ्यूचर, कहते हैं कोई भी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। प्रिडिक्ट होता है आपका अनुमान लगाना, तो कोई भी फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, राइट। चलिए फ्यूचर यहाँ पर देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, नोबडी जो कि यहाँ पर है हमारा सब्जेक्ट, देन कैन प्रिडिक्ट, फिर है हमारा ऑब्जेक्ट, राइट। तो जो यहाँ ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में जाकर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यस यहाँ भी सब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट, यहाँ भी सब्जेक्ट। फ्यूचर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय एनीबडी। नोबडी हमारा किस में चेंज हो जाएगा? एनीबडी में, क्योंकि कैन नॉट भी दिया गया है ना, दो बार आप नॉट नहीं यूज कर सकते। बी है फ्यूचर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय नोबडी, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो जाएगा। फ्यूचर नॉट टू बी प्रिडिक्टेड बाय समबडी, कैन आई से कि यहाँ पर कैन नॉट हमने यूज ही नहीं किया है, राइट। तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट क्या हो जाएगा? और यहाँ पर कुड नॉट भी लिखा है, करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फ्यूचर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड बाय एनीबडी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द मोस्ट सुटेबल पैसिव वॉइस कन्वर्जन ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेम इंस्ट्रक्शन है, आपको एक सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया गया है, आपको उसे कन्वर्ट करना है किसमें? पैसिव वॉइस में। लिखा है सृष्टि सिंग्स अ लवली सॉन्ग, कहते हैं जो सृष्टि है वो एक बहुत ही प्यारा, बहुत अच्छा गाना गाती है। किसमें है सेंटेंस? आपका कहना है कि हमारा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में है सेंटेंस, यस। तो यहाँ पर सृष्टि हमारा सब्जेक्ट है, देन हमारा सिंपल प्रेजेंट वर्ब है, देन लवली सॉन्ग, सॉन्ग क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, यस। और जो सब्जेक्ट है हमारा सृष्टि वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगी, राइट। चलिए यस बिल्कुल करेक्टली यूज हुआ है चारों में। लिखा है अ लवली सॉन्ग हैड संग बाय सृष्टि, कहना है कि यहाँ पर हैड की हमें नीड नहीं है, सेंटेंस तो हमारा किस में था? प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में था। बी है अ लवली सॉन्ग वाज संग बाय सृष्टि, कहना है कि पास्ट में सेंटेंस चले गया है, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। सी है अ लवली सॉन्ग इज, पैसिव में आप कन्वर्ट करते हो तो आपका स्ट्रक्चर क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हो, प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हो। लवली सॉन्ग इज संग बाय सृष्टि, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, अ लवली सॉन्ग इज sang, sang यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट फॉर्म कौन सी यूज करनी थी हमें? वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अ लवली सॉन्ग इज संग बाय सृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द गिवन सेंटेंस टू पैसिव वॉइस। सेम इंस्ट्रक्शन है हमारी, लिखा है वी शुड नॉट ब्रेक द रूल्स, हमें रूल्स ब्रेक नहीं करने चाहिए। यस, देखो यहाँ पर हमारा वी, ठीक है, वी शुड नॉट ब्रेक द रूल। ऑप्शन नंबर ए है द रूल्स आर नॉट ब्रोकन। कहना से कि यहाँ पर शुड का यूज ही नहीं हुआ है कहीं पर, तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाएगा। डी लिखा है द रूल्स शुड नॉट बी ब्रोकन। यहाँ पर आप बाय अस भी लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखा है तो कोई नीड नहीं है, तब भी सेंटेंस आपका करेक्ट है, राइट। द रूल्स शुड नॉट बी ब्रोकन, यस, V3 यूज कर दिया हमने। द रूल्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर सब्जेक्ट बन गया है, शुड नॉट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी देखो द रूल्स वुड नॉट हैव टू बी ब्रोकन। एक तो यहाँ पे हैव अननेसेसरीली यूज हुआ है, वुड यूज हुआ है, वुड यहाँ पर यूजेस नहीं होगा क्योंकि शुड हमने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो जाएगा। डी है द रूल्स विल नॉट बी ब्रोकन। कहना है कि यहाँ पर विल का नीड नहीं है, अननेसेसरीली विल दिया गया है, इसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द रूल शुड नॉट बी ब्रोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। एंटोनिम क्या होते हैं? एंटोनिम होते हैं ऐसे वर्ड्स जो आपके गिवन वर्ड के एकदम ऑपोजिट मीनिंग हमें देते हैं, राइट। लिखा है टेरिबल। टेरिबल का मीनिंग क्या होता है? टेरिबल का मीनिंग होता है बहुत ही बुरा, ऑफुल, वेरी बैड, ठीक है। तो टेरिबल का हमें एंटोनिम बताना है, राइट। ऑप्शन नंबर ए है हॉरिबल। हॉरिबल क्या होता है? हॉरिबल इज वेरी बैड, द मूवी वाज हॉरिबल। हॉरिबल मतलब बहुत ही बुरी थी, तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। बी है अपैलिंग। ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो जाएगा, अपैलिंग इज इंटरेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी है डिलाइटफुल। डिलाइटफुल होता है, डिलाइटफुल होता है बहुत ही अच्छा, राइट। डिलाइटफुल, डिलाइटफुल इज बहुत ही अच्छा, तो डिलाइटफुल क्या हो जाएगा? डिलाइटफुल यहाँ पर हमारा इसका एंटोनिम हो जाएगा, राइट। तो डिलाइटफुल हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट। डी है हिडियस। हिडियस क्या होता है? हिडियस होता है वेरी बैड, दैट इज वेरी बैड। फॉर एग्जाम्पल माई राइटिंग इज हिडियस। हिडियस होता है वेरी बैड, ठीक है। ओ अपैलिंग, अपैलिंग का मीनिंग होता है, अपैलिंग का मीनिंग होता है वेरी बैड, डिस्गस्टिंग, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए भी रॉन्ग हो जाएगा, बी भी रॉन्ग हो जाएगा और डी भी रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डिलाइटफुल, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की भी हमारी जो इंस्ट्रक्शन है दैट इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। लिखा है एस्टैब्लिश। एस्टैब्लिश का मीनिंग क्या होता है? एस्टैब्लिश का मीनिंग होता है स्थापित करना कोई चीज। फॉर एग्जाम्पल माई फादर एस्टैब्लिश्ड अ गारमेंट बिजनेस। मेरे फादर ने क्या एस्टैब्लिश किया? एक गारमेंट, एक कपड़े का बिजनेस। बी लिखा है डिटरमाइन। डिटरमाइन होता है, डिटरमाइंड होता है, अगर हम डिटरमाइंड की बात करें तो डिटरमाइंड होता है बहुत ही जो अपने लक्ष्य में डिटरमिन्ड हो, राइट। बी है अप्रूट। अप्रूट होता है जड़ से उखाड़ देना किसी को। कहना इसे कि एस्टैब्लिश का एंटोनिम ही हमारा अप्रूट हो जाएगा। अप्रूट क्या होता है? जड़ से उखाड़ देना। एस्टैब्लिश का मीनिंग तो क्या पढ़ा हमने? स्थापित करना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अप्रूट। शो क्या होता है? टू शो, शो होता है दिखाना, ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो जाएगा। डिक्री का मीनिंग होता है एक ऑफिशियल ऑर्डर को हम डिक्री कहते हैं, तो इसकी वजह से ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अपरूट। अपरूट होता है किसी चीज को जड़ से निकाल देना, आपने डिस्टैब्लिश कर दिया उसे। बस आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस हैं, तो आई होप आपको सेशन समझ आया होगा। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।